नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम एक ऐसी पहल आरंभ करेंगे जिसमें हम विभिन्न विषयों के कुछ ऐसे विशिष्ट मुद्दों को छूने का प्रयास करेंगे जिनसे हमारी नज़र सामान्य अध्ययन के दौरान ओझल हो सकती है। उन विषयों में हम प्रयास करेंगे कि एक नए नज़रिए से, एक विशिष्ट नज़रिए से चीज़ों को देखने का प्रयत्न करें। तो उसी क्रम में मैंने जो आज विषय चुना है वो है साम्राज्य विघटन, पतन या समृद्धि। तो सामान्यतः हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि यदि कोई बड़ा साम्राज्य है तो उसका मतलब है कि उस देश में स्थिरता है और वहाँ पर अच्छे से आर्थिक राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, यानी कि बड़ा साम्राज्य समृद्धि का सूचक है। और यदि साम्राज्य का विखंडन होता है तो यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, राजनीति का पतन हो जाता है और वह देश अधोगति की ओर गमन करने लगता है। किंतु इस पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है कि क्या दरअसल में ऐसा होता है, क्या ऐसा इसका उल्टा तो नहीं होता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम उदाहरण के लिए उठाते हैं मौर्य काल को। मौर्य काल हमें पता है कि महाजनपद काल के बाद पाटलिपुत्र के आसपास मौर्य वंश की स्थापना हुई और उसने एक वृहद साम्राज्य का रूप ग्रहण किया। मौर्य वंश के अंतर्गत खासकर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे प्रतापी राजा हुए, जिसके अंतर्गत आर्थिक से लेकर हर एक क्षेत्र में मौर्यों ने बहुत प्रगति की। किंतु आगे कुछ कारणों से, कभी और चर्चा करेंगे जब प्राचीन भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो कुछ कारणों से मौर्य साम्राज्य का विघटन होता है। लेकिन उस विघटन के बाद देश की अर्थव्यवस्था अधोगति में जाने की बजाय और उन्नत होती जाती है, क्योंकि गैर आबाद जो कृषि भूमि है वो आबाद होने लगती है और उसी समय एक व्यापार मार्ग का विकास हो रहा था, एक वैश्विक व्यापार मार्ग का विकास हो रहा था जो रोमन से लेकर के पश्चिम एशिया से लेकर के भारत और उधर चीन तक जाता था, जिसकी वजह से भारत में आर्थिक गतिविधियों को बहुत फायदा मिला। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो मौर्योत्तर काल आया, साम्राज्य के विघटन के बावजूद वो प्रगति का काल था। इसी प्रकार अगर दूसरा उदाहरण लें तो हम मुगल साम्राज्य का ले सकते हैं। मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां के काल में रहा। औरंगजेब ने उसने राजनीतिक विस्तार के जाइंट की एक धारणा प्राप्त कर ली थी, एक राक्षस रूपी विस्तार किया था मुगल साम्राज्य ने और पूरा दक्षिण भारत तक विस्तार कर लिया था। किंतु उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है और यहाँ से कुछ विद्वान मानते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, यानी कि आर्थिक पतन होने लगा और विभिन्न क्षेत्रों में वह प्रगतिहीनता का सूचक था। किंतु अगर सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राज्य स्थापित होते हैं, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो हैदराबाद की बात हो, चाहे वो अवध की बात हो, चाहे मैसूर की बात हो, चाहे त्रावणकोर की बात हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य स्थापित होते हैं। उन अलग अलग राज्यों में चाहे वो संस्कृति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, अलग अलग तरीके से उनको संवर्धन दिया जाता है। यही काल है जब भारतीय व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था और यहाँ तक कि विदेशी विद्वान जैसे बर्नियर जैसे विद्वान हैं, वो कहते हैं कि विश्व भर की चांदी विश्व भर में चक्कर लगा के भारत में आकर विलीन हो जाती थी। तो भारतीय व्यापार इतना समृद्ध था कि दुनिया भर की चांदी यहाँ पर आकर विलीन होती थी। तो उस समय को हम प्रगतिहीनता का काल, पतन का काल कैसे कह सकते हैं? यानी कि उस समय, जिस समय एक मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य टिमटिमा रहे थे, क्षेत्रीय राज्य टिमटिमा रहे थे और उन्होंने अपने तरह से विज्ञान को, संस्कृति को, यानी कि ध्रुपद गायकी जो है, ठुमरी गायन जो है, अलग अलग जो फसलें जो है, चाहे वो नगदी फसलें हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो प्रगति करती दिखाई देती हैं। एक उदाहरण से मैं अपनी बात को पुष्ट करूँ तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए कोई गाँव है, ठीक है, गांव है, उसमें मुखिया का घर बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, पक्का घर बना हुआ है और गांव के जो अन्य लोग हैं उनका घर झोपड़ी में है, वो झोपड़ी में रहते हैं। और उस गांव में एक दिन दो लोग आते हैं और दो लोग में एक लोग कहते हैं कि पहले लोग से पूछा जाता है, पहले आदमी से पूछा जाता है कि आपने उस गांव में क्या देखा? तो वो आदमी बताता है कि उस गांव में बहुत समृद्धि है क्योंकि मुखिया का घर बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत चमकदार वाला है। लेकिन वहीं जब दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ठीक ठाक स्थिति में है, जो वहाँ के घर हैं वह टूटे फूटे, कच्चे हैं और मिट्टी से बने हुए हैं।
2 वर्ष बाद उस गांव की स्थिति ये होती है कि मुखिया का घर छोटा हो जाता है और गांव के लगभग सभी घर जो है वो पक्के ईंटों के बन जाते हैं। दोबारा से उन्हीं 2 व्यक्तियों का आगमन होता है। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो लिखता है कि गांव की स्थिति जो है वो अब अच्छी नहीं रही, गांव पतन की ओर उन्मुख हो चला है क्योंकि मुखिया का घर बहुत छोटा हो गया है। वहीं दूसरा व्यक्ति लिखता है कि गांव जो है वो समृद्धि की ओर बढ़ गया है क्योंकि गांव के जो अन्य घर हैं वो पक्के हो चुके हैं, उनमें समृद्धि आ रही है। तो इस नज़रिए से हम देख सकते हैं कि अगर किसी साम्राज्य का विघटन हो रहा है तो क्या वह पतन का सूचक है या समृद्धि का सूचक है। तो इस प्रकार से इस नज़रिए को लिया जा सकता है। एक और संदर्भ में दूं तो जब मुगलों का पतन हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजा स्थापित हुए तो ब्रिटिश आए और उन्होंने बाद में ये दावा किया कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति पतनशील थी और इसलिए हमने आकर तुमको सभ्य बनाया और मौका दिया कि तुम अपने आप को स्थापित कर सको। और इसी क्रम में हमने तकनीक दी तुम्हें, इसी क्रम में हमने तुम्हें सब दिया, तुम्हारा आधुनिकीकरण किया। लेकिन एक बात का उत्तर नहीं मिलता है कि अगर हमें आधुनिकीकृत होने के लिए गुलाम होने की क्या ज़रूरत थी। हमने इससे पहले भी अलग अलग तकनीकों को अपनाया, चाहे वो ईरानी तकनीक हो, चाहे रोमन तकनीक हो, चाहे चीन की तकनीक हो, बिना गुलाम हुए अपनाया, वहाँ की संस्कृतियों को अपनाया, बिना गुलाम हुए अपनाया। तो आधुनिकीकृत होने के लिए हमें गुलाम होने की क्या ज़रूरत थी। तो ये एक व्याख्या हो सकती है। तो इस पर हमें सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है कि साम्राज्य विघटन है वो पतन का सूचक ना होकर के समृद्धि का भी सूचक हो सकता है। तो आगे जब हम मिलेंगे तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। तो मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोई सुझाव हो तो अवश्य आमंत्रित है। धन्यवाद।